अच्छा, क्या होता है वाउचिंग? क्या होता है? हम जब हमारी ट्रांजैक्शंस को हम चेक करते हैं ट्रांजैक्शन रियल में अकर हुए या नहीं हुए, ट्रांजैक्शन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अलग अलग सोर्सेस से चेक करना ठीक है, वेरीफाई करते हैं अपन ऑडिट एविडेंसेस के साथ। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड करना। वाउचिंग तो चेकिंग है ट्रांजैक्शन। वाउचिंग इज चेकिंग। ऑडिटर कभी एंट्री करता ही नहीं है, ये वर्ड एग्जामिन करता है, चेकिंग करता है। वो एग्जामिन करता है, चेकिंग करता है, वो कभी भी किसी भी चीज की एंट्री नहीं करता है, उसका कोई काम नहीं है एंट्री करने का। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सेल्स का वाउचिंग करना है, ठीक है, तो आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे? सबसे पहले कभी भी कोई चीज आती है ना कि सेल्स का वाउचिंग करना है या किसी भी चीज का वाउचिंग करना है, तो एक हमेशा ध्यान रखना कि अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो आपको फर्स्टली अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर फोकस करके 2-3 पॉइंट्स बनाने हैं। हम सेल्स बुक देख लेना, इनवॉइसेस चेक करेंगे भाई। और स्टॉक रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। यस, गुड, स्टॉक रजिस्टर क्वांटिटी के आउटगोइंग के लिए। अच्छा, सेल्स ट्रांसपोर्ट की बिल्टी आएगी जो हाँ, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी जो है वो उससे चेक कर सकते हैं। और सेल्स मैम जो गेट पे, हाँ मैम गेट पे जो गुड्स आएंगे वो रिसिप्ट, गेट मैन जो रिसिप्ट इशू करता है वो देख लें। गेट से जो गुड्स जाएंगे उसके लिए जो जाएंगे है ना, सेल कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए जो आपका बनेगा नोट, वो नोट चेक कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा सेल्स के ऊपर कोई टैक्स लगेगा आपका? हाँ मैम, आउटपुट टैक्स लगेगा, तो वेदर इट इज कलेक्टेड और नॉट, ये चेक करोगे। ठीक है, यस मैम। एक्ट की एप्लीकेबिलिटी में जीएसटी एक्ट को भी एक बार देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं नहीं कर रहे। जीएसटी एक्ट को देखेंगे। शेयर नहीं कर रखी क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी मैंने अभी। ठीक है, इसके अलावा आपको हमेशा फर्स्ट क्या चीज सोचनी है वो मैं बताती हूँ, जर्नल एंट्री बना के देखो। जितना इन डेप्थ सेल्स के बारे में जर्नल एंट्री सीखा है आपने, वो हर एक चीज बना करके देखो, है ना। जैसे सेल के ऊपर आपने सीखा है कि भाई सेल के साथ में सेल्स टैक्स भी रहता है, तो उसके बारे में भी 1-2 पॉइंट्स लिख दो, मींस जीएसटी के बारे में, है ना। अच्छा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस सुना है कभी? यस मैम, उसमें बाद में अप्रूवल देते हैं कि सेल है या नहीं। तो अब इसके लिए सेल के अंदर ये ट्रांजैक्शंस भी तो आ सकते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसके लिए ऑडिटर को क्या चेकिंग करना चाहिए? मैम, जिसमें अप्रूवल दिया है वो। हाँ, जिसने अप्रूवल दिया है, केवल वही चीजें सेल्स में भी देख सकते हैं, केवल वही चीजें सेल्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने केवल गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है, अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं है, उसको भी हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है, ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए। यस, है ना। तो सेल्स के अंदर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वर्ड आपके सामने आए, आप अकाउंटेंसी के अंदर इतना ज्यादा इन डेप्थ जाकर के सोचो कि उस वर्ड से रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है ना। सेल के अंदर आपने डायरेक्ट सेल्स ही इंक्लूडेड कर रखी हो, ऐसा नहीं हो कि अनदर इनकम लाइक कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कहीं सेल्स का आपने पार्ट नहीं बना दिया हो। ये चीजें भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर।
तो इस तरीके से सेल्स की हमने क्या करी, वाउचिंग करी। मिनिमम आपको क्या करना है, 7-8 पॉइंट बनाने आने चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर वाउचिंग आ जाता है तो। अच्छा, क्या वॉइस में किसी को डिस्टरबेंस लग रहा है? No, मैम ma'am. कोई से यार नो मैम। ठीक है, तो मनन आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो अब मैं जैसे आप लोगों से पूछती हूँ, यस मैम प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, ये जो ऑडिटर्स होते हैं, अब मैम ट्रांजैक्शंस तो इतने सारे होते हैं, तो वाउचिंग हर की तो की जाती है, कुछ सेलेक्ट टेस्ट Selected- चेकिंग की जाती है। सेलेक्टेड करने का कोई जैसे बिग एंटरप्राइजेस होती है, वहां पे हमारे पास में सेलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस गिवन है स्टैंडर्ड के अंदर, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग करना, है ना। वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल नहीं, सिर्फ नाम आएगा आपके सैम्पलिंग का। तो वहां पे हम सैम्पलिंग करके टेस्ट चेकिंग करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस की हमें चेकिंग करनी है, उसके लिए हम सैम्पलिंग मेथड यूज में लेते हैं। और जो नॉर्मल एंटरप्राइजेज होती है, मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल एंटरप्राइजेज, वहाँ पे हम हमारे हिसाब से एक मोर्टेलिटी लेवल डिसाइड करके टेस्ट चेकिंग करते हैं कि इस रुपीस से ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस की हमें वाउचिंग करनी है। जो भी ट्रांजैक्शंस हम सेलेक्ट करते हैं उनकी पूरी वाउचिंग हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्ट भी 10 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसमें से 2 की वाउचिंग कर रहे हैं। जो भी हम सोच रहे हैं कि मटेरियल अमाउंट 50,000 रुपये है, तो 50,000 से ऊपर मान लो 5,000 ट्रांजैक्शन है, तो अब हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे 5,000 को चेक करें, पर 5,000 में से हम टेस्ट चेक कर रहे हैं 1,000 ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो उन 1,000 ट्रांजैक्शंस की सारी हम क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं। जो भी चीज़ें अपन ने बोली कि जीएसटी चेक करते हैं, बिल्स देखते हैं, ट्रांसपोर्टेबिलिटीज देखते हैं, और भी आपका इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस में कोई पॉइंट्स निकल के आते हैं तो वो पॉइंट्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग उन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के अंदर चेक करते हैं। ओके, चलिए। यस मैम। नाउ नेक्स्ट अपन लेते हैं एक कोई भी एक्सपेंसेस, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें चेक करोगे? कितना मतलब अपना जिस भी मोड से अपन ट्रैवल मैम कर जो रहे भी हैं उसका डीजल और कितना, पेट्रोल्स वगैरह के जो बिल होंगे वो चेक कर लेंगे। ओके, और अगर मैम कोई डिस्टेंस चेक करेंगे आप- उसमें कि अपन की डिस्टेंस का तो वो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। वापस बोलो अश्वित, क्या बोला आपने? मैम वो डिस्टेंस जैसे अपन कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं वो चेक करेंगे। हाँ, ओके, और कोई पॉइंट्स? ओके, मैम जिसमें ट्रैवल हो रहा है उसका वो देखेंगे, मीटर आता है ना। चलिए, ठीक है। और मैम ये चेक करेंगे कि अपन वहाँ पे जा रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड ना। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ये सारे पॉइंट्स जो आपने बोले वो ऑलमोस्ट सेम ही है। डिस्टेंस देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या किस लिए जा रहे हैं और क्या हो रहा है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या कि आपने लाइक फ्लाइट से जा रहे हो या फिर आप रोडवे से जा रहे हो, चाहे आप किसी भी मैनर में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो हम उसके टिकट से चेक करेंगे, है ना, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह कब चेक करना है, नॉर्मली चेकिंग होती नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एट दैट मोमेंट हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप आपके पर्सनल कार से जा रहे हो तो एट दैट मोमेंट हम वहाँ पे नहीं होते, तो हम डिस्टेंस एक्चुअली चेक नहीं कर पाएंगे कि रियल में आप यहाँ से वहाँ तक गए तो कितना किलोमीटर्स गए, है ना। सिर्फ हमारे पास क्या मैम मैनर किस होगा, रिगार्डिंग चेक करेंगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बस हमारे पास में क्या चीज होगा कि लाइक आप बोल रहे हैं कि हम पर्सनल कार के अंदर गए हैं फ्रॉम जयपुर टू अहमदाबाद, तो उसके किलोमीटर्स गूगल पे देख लो, है ना, और डीजल का रेट
उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, उसका एक्सपेंसेस बुक कर लो, है ना, इतना हम कर सकते हैं। बट रियल लाइफ में इतना कोई नहीं करता है, जितना डीजल का बिल हुआ वो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। तो इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये कि आप ट्रैवल कर किस पर्पस से रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमें चेक करनी है। क्योंकि बहुत बार होता है कि ट्रैवल आप किसी अनदर पर्पस के लिए कर रहे हो और उसे आप बिजनेस एक्सपेंसेस लिख रहे हो। तो ट्रैवल कहीं पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं हो रहा है, ये चीज चेक करोगे। और ट्रैवल को आपको देखना है, आपको सिर्फ उनसे पूछना नहीं है कि भाई ट्रैवल किस पर्पस से किया, उन्होंने बिजनेस पर्पस से किया तो हमने मान लिया, नहीं। आप इसके अंदर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे। लाइक आप बोल रहे हैं कि आपने ट्रेवल किया अहमदाबाद, तो हम देखेंगे अहमदाबाद में आपके ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं कि आपको वहां ट्रेवल करने का नीड हुआ। क्या आप वहां से कोई ड्यूरिंग द ईयर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करी है? क्या आप वहां की पार्टीज को सेल करते हैं? क्या आप वहां की पार्टीज से परचेज करते हैं? या फिर कोई भी अनदर मटेरियल वहां से परचेज कर रहे हैं, कंज्यूमेबल वहां से परचेज कर रहे हैं? क्या चीज के लिए आप अहमदाबाद गए हो? तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस इस ट्रुथ को एस्टेब्लिश किया जाता है ना। इससे ज्यादा हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में कोई भी चीज चेक नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हर एक चीज के आपके 7, 8, 10 पॉइंट हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये चीज। हम 3, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं। अच्छा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर अगर मान लो मैंने किसी जो एजेंसीज होती है ना, लाइक जो हायर पे देती है कार वगैरह, तो अगर मैंने ऐसी कंपनी से कार को लेकर के मैं वहां पे अहमदाबाद गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बंदा मेरे ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि ये भी सर्विस टैक्स के अंदर आ जाता है एक। हाँ सर, हाँ मैम, सॉरी, सर्विस टैक्स के अंदर आ जाता है। तो नाउ इस जीएसटी का ट्रीटमेंट आपने कैसे किया, ये चीज भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको जितना ज्यादा पॉइंट बना पाओ रेलिवेंट पॉइंट उतने बनाने, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के आपके पास में 10 पॉइंट हो। सैलरी एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है एक्सपेंसेस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास में आराम से 10-12 पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, है ना। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर आगे पीछे सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, तो उसके ऊपर हमारे पास चेकिंग के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। क्लियर सबको? वाउचिंग क्या होता है, कैसे करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, जर्नल एंट्री चेक करनी है, पोस्टिंग चेक करनी है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट तो हम सबके अंदर ही डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडिट एविडेंसेस सोचो कि आप इस चीज को चेक कहाँ से कर सकते हो, प्रूफ कहाँ से ले सकते हो इसका कि जो अमाउंट एंटर्ड है वो करेक्टली है या नहीं है। देन आप सोचो कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्या इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये सारी चीजें सोचिए। इसके अलावा आप सोचिए कि अगर क्या इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड वाली चीजें हो सकती है क्या, आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम वाली ये चीजें हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो वो रिलेटेड पॉइंट भी डाल दो कि रिलेटेड टू करंट ईयर ट्रांजैक्शंस ही आपने एंटर्ड किए हैं। एक्सपेंसेस के अंदर नॉर्मली आपका ये पॉइंट भी चल जाएगा ओनली एक्सपेंसेस के अंदर कि जो पर्सनल पर्पस के लिए आपने कोई एक्सपेंस किए हैं उनको आपने बिजनेस के अंदर तो नहीं डाल दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। क्लियर सबको वाउचिंग? Excuse me, ma'am. यस मैम। Excuse me, ma'am. हाँ दीक्षा बोलिए। मैम जो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वेरीफाई करने के लिए चीजें बताई थी वो सिर्फ एक जीएसटी थी ना, और कुछ नहीं? जीएसटी इसके अलावा आपके पास में पेट्रोल डीजल के बिल्स होंगे या फिर फ्लाइट का टिकट होगा, ट्रेन टिकट्स होगा, रोडवेज का टिकट होगा, कोई भी टिकट हो आपके पास में, वो चीज है। तो मैम अपन है ना मतलब पर्पस कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ उसी पर्पस के लिए ही गए? पर्पस हम ऐसे वेरीफाई सारी करते हैं, पर्पस हम ऐसे चेक करते हैं कि लाइक आप
आपका टूर हो रहा है अहमदाबाद, रेगुलरली आप अहमदाबाद जाकर के बार बार वापस आ रहे हो, ठीक है। तो नाउ मैं मेरे सेल्स परचेजेस के अंदर जो क्लाइंट्स है, मतलब जो कस्टमर्स है, जो क्रेडिटर्स है, उनका एड्रेस देखूंगी एक बार। क्या रियल में आप किसी के यहाँ मतलब कोई बंदा है जो अहमदाबाद के अंदर आपका सप्लायर है, या फिर अहमदाबाद के अंदर आप उससे सेल करते हो, या फिर ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी फिक्स्ड एसेट आपने परचेज करी है क्या जो अहमदाबाद से आई है? क्योंकि बिजनेस पर्पस पे आप कब जाओगे? जब आपके वहाँ पे कोई सप्लायर बैठा हो, या फिर वहाँ पे कोई कस्टमर बैठा हो, या फिर वहाँ से कोई कंज्यूमेबल्स आप परचेज कर रहे हो, या फिर वहाँ से कोई असेट्स आप परचेज कर रहे हो, इन्हीं सारे, या फिर आपका कोई लोन वहाँ से फाइनेंस हुआ है ना, ठीक है। मतलब टोटली मिला करके आपका बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चीज इनकमिंग या आउटगोइंग अहमदाबाद के बंदे के यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का रिलेशन कुछ बैठ रहा है, ठीक है, तो हमने पहले वो खुद ने जज किया कि कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया, हमें लगा कि ये बैठ रहा है। अब हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आप अहमदाबाद बार बार इतना ज़्यादा ट्रेवल क्यों करते हो? अगर दोनों चीज़ें हमें सेम लगती है, हमें उनका आंसर जेन्युइन लगता है, तो हम उसे बिजनेस पर्पस मान लेते हैं। बट अगर मान लो वो अहमदाबाद जा रहे हैं, अहमदाबाद से आज तक ऐसी कोई चीज़ इनकमिंग ही नहीं है, ना ही आउटगोइंग है ना, हमारा केवल गुड्स जो है, सप्लायर, कस्टमर्स, फिक्स्ड एसेट्स, हर एक चीज़ हम विद इन राजस्थान करते हैं। आउटसाइड राजस्थान हमारा कभी कोई काम ही नहीं पड़ा। नाउ हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपका बिजनेस पर्पस नहीं है, आप किसी पर्सनल पर्पस से ही वहाँ पे गए थे और आपने उस एक्सपेंसेस को P&L के अंदर डेबिट कर दिया है। ओके, यस मैम। ठीक है। चलिए, तो यस अनुज, मैंने कल का जो रिवीजन था वो दूसरे मैनर में करवा दिया आपको। कल की चीजें वापस से नहीं समझाइए, बट दूसरे एक्सपेंसेस लेके समझा दिया। समझ में आया वाउचिंग क्या होती है? यस मैम। यस अनुज। यस मैम। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन के अंदर क्या चीजें चेक करेंगे आप लोग? 3 वर्ड्स दिए थे मैंने आप लोगों को। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, assets and liabilities, ओनरशिप, ओनरशिप, यस, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। मेन ये चीज हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो अब आपको मैंने कहा कि फिक्स्ड एसेट्स का वेरिफिकेशन करना है। आपको किसका वेरिफिकेशन करना है? फिक्स्ड एसेट्स का। नाउ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है, वो सारी चीजें आपको एज एन ऑडिटर जाकर के चेक करनी होती है। जस्ट वेट, नोट्स से मैं आपको एक बार पहले प्रैक्टिकली समझा दूं, उसके बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले हर एक चीज प्रैक्टिकली समझ लो, ताकि नोट्स से रीड करने के लिए हमें सिर्फ 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आज तक आपने जितना भी पढ़ा है, पहले अकाउंट्स के बारे में सोचो, है ना। फिक्स्ड एसेट्स का अगर मैं आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए देती हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग Depreciation, बैलेंस, करंटली परचेज, करंटली सेल। ठीक है, हाँ, न्यू परचेज। देखिए, परचेज, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस तो आना ही आना है। परचेजेस हो सकती है, सेल्स हो सकती है, डिप्रिसिएशन होएगा, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है अगर हम लॉस डेप्रिसिएशन बाय, एसएलएम से या डब्ल्यूडीवी से। हाँ ठीक है, वो पूरा अपन डिप्रिसिएशन में लिखेंगे। नाउ अगर आप परचेजेस करते हो फिक्स्ड एसेट्स की, तो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? आप जर्नल एंट्री करते हो तो सोचो क्या चीज आप ध्यान में रखते हो
जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, जो पुट मैम वो तो परचेज में ऐड होते हैं ना फिक्स असेट्स के में। वो फिक्स असेट की परचेजेस के अंदर ऐड होते हैं। सबको ध्यान है? यस मैम। है ना? तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फिक्स एसेट परचेज किया है तो ऑडिटर को ये ध्यान रखना चाहिए या ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि जो भी असेट आपने परचेज करी है उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, है ना, उसका फैक्ट्री गेट तक आने के एक्सपेंसेस, उसके पुट टू यूज तक होने के सारे एक्सपेंसेस आपकी परचेज वैल्यू यानी कि कॉस्ट के अंदर ऐड होने चाहिए। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है इसके साथ में? नो, AS 10। डेप्रिसिएशन के लिए नो, फिक्स एसेट्स। AS 10 डील करता है, याद रखना, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो मैं आपको मैनर बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पॉइंट्स याद करके लिखने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? परचेजेस देखा। AS 10 डील करता है, तो अकॉर्डिंग टू AS 10 कॉस्ट ऑफ द असेट should include all the expenses incurred for the purpose of purchase of fixed assets up to इंस्टॉलेशन। put to use, ना, इंस्टॉलेशन भी वर्ड लिख सकते हो, पुट टू यूज भी वर्ड लिख सकते हो, है ना? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, तो सेल्स के लिए भी ऑडिटर को क्या चीज चेक करना? अच्छा, परचेजेस के बाद में ओनरशिप भी चेक करोगे। ये तो हमने एक चीज लिख दिया यस मैम। कि ये गुड्स जो भी एक्सपेंसेस हुए वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। देन हम सेकंड पॉइंट क्या चेक करेंगे? बिल चेक करेंगे, वेदर इट इज इशूड इन द नेम ऑफ एंटिटी और नॉट। ठीक है, हमने फिक्स एसेट्स के चेकिंग के टाइम पे ये चीज भी हमने बिल चेक कर लिया कि ओनरशिप हमारी है या नहीं है, और यहाँ पे हमने वैल्यूएशन चेक कर लिया कि वैल्यूएशन करेक्टली किया है या नहीं किया है। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स करोगे तो क्या चीज चेक करोगे? सेल्स करोगे तो अमाउंट रिसीव होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा मैम। अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, और आप भी उसे कोई ना कोई एविडेंस तो दोगे ना कि आपने उसे ये मशीनरी सेल किया है। ठीक है, उसके ऊपर अगर जीएसटी की एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है। अच्छा, परचेजेस में भी तो जीएसटी लगेगा यहाँ पे आपका परचेजेस, है ना? तो क्या जीएसटी एक्ट क्या कहता है? परचेजेस के टाइम पे अगर कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो तो उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हो या उसे कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? मैम क्या बोला आपने? आईटीसी अपन ने ले रखी है तो ऐड ही करते हैं हम इसका कॉस्ट। और अगर नहीं ली भी आईटीसी तो कौन? जीएसटी ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट? मैम सेल करते हैं असेट को। मैम अभी आईटीसी नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके, तो जीएसटी हम अपने बिजनेस के लिए ले रहा है कि हाँ, बिजनेस के लिए ले रहा है तो कॉस्ट में ऐड होगा। हम आईटीसी ले लेगा। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ले रहा है ना तो आईटीसी ले लेगा मैम। यस। हाँ मैम। जो भी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आ रही है, लाइक मशीनरीज ऑल, तो वो उसकी इनपुट क्रेडिट ले सकता है ना? तो उसे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं किया जाता है। तो जीएसटी ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट टेकन एज इनपुट क्रेडिट और नॉट, ये चेक करेगा, है ना? तो आपको हर एक
एक्ट के अंदर जाकर के मैम वापस आपकी से आवाज आना बहुत धीरे आ रही है। है। आपको हर एक सही आ रही है। एक्ट के अंदर जाकर के वापस से आना है कि परचेज करते टाइम पे मैंने क्या कहा, पहले अकाउंटिंग एंट्री सोच लो क्या क्या लगेगा मेरा परचेज के टाइम पे, और फिर उससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे लिख दो। नाउ सेल्स के टाइम पे भी आपका जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी से रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखना है। देन मुझे ये एविडेंस चेक करना है कि सेल हुआ तो कितने रुपए में सेल हुआ, वो अमाउंट आपने करेक्टली लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, एविडेंस फॉर सेल। नाउ अमाउंट रिसीव्ड और नॉट, ये भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये सारी चीजें हमने चेक करी। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन में आपने एक चीज तो पहले ही बोल दी थी, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करोगे कि आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो या फिर आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आए हो, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। हम डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, कॉस्ट में डब्ल्यूडीवी पे आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन, हम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर आप पहले लगाते थे एसएलएम से डिप्रिसिएशन और अब आपने स्टार्ट किया है डब्ल्यूडीवी से डिप्रिसिएशन लगाना, ये चेंज जो किया है आपने वो करंट ईयर के अंदर किया है, तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या करना पड़ता है। फुटनोट में दिखाना पड़ेगा कि एसएलएम से डब्ल्यूडीवी Yes, चेंज ma'am. करा है और Footnote पे- प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन की कोई नीड नहीं होती है, वो तो आपका सिस्टम है कि आप मेंटेन करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, फुटनोट आपको जरूर शो करना पड़ेगा, फुटनोट डिस्क्लोज किया या नहीं किया। ठीक है, एक चीज ये चेक करनी पड़ेगी, नाउ प्रॉपरली आपने इसका ट्रीटमेंट किया या नहीं किया ना। प्रॉपरली ट्रीटमेंट का मतलब जो अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए रिलेटेड टू द चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वेदर इट इज डन और नॉट, ये ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, देन ऑडिटर ये भी चेक करेगा, अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हो क्या, नो मैम। कब No, चेंज ma'am. कर सकते हैं, पढ़ा होगा ना अकाउंट्स के अंदर बहुत बार, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर। यस एक बार मैम, जो प्रिंसिपल एक- प्रोसीजर उसी को फॉलो वही करेंगे। रखना चाहिए। वही रखना चाहिए, बट क्या उसे कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। कर सकता है जरूरत मैं कुछ पड़े। सर्कमस्टेंसेस में नहीं जाने के ऐसे कारण। नहीं कि बार-बार ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कब कर सकते हो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोनू। गलती से हो गया मैम। ओके, इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चेंज केवल तब हम कर सकते हैं जब हमें लॉ रिक्वायर करता है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं, या फिर चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हमें ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का। पढ़े हैं ऐसे 3 पॉइंट्स, याद आ रहे हैं, यस मैम। है ना। तो नाउ ऑडिटर को ये जज करना पड़ेगा कि चेंज किया तो उसका रिक्वायरमेंट था या नहीं था। ठीक है, तो व्हाई पॉलिसी इज चेंज्ड, ये ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से पूछता है और उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट करता है। ओके, तो क्लियर। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करनी है। आपने मुझे पॉइंट बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी, अब अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में अकाउंट्स में क्या क्या चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें लिख दी मैंने। एसएलएम डब्ल्यूडीवी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, जो भी पॉलिसी में अगर आपका चेंजेस होता है तो आपको उसे फुटनोट में डिस्क्लोज करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि रिलेटेड टू करंट ईयर आपने अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी होनी चाहिए वो करेक्टली की या नहीं करी, है ना। देन
अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के ओनली 3 रीजंस हो सकते हैं जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वो हमें कहते हैं कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी केवल तब चेंज कर सकते हो जब आपको लॉ ने कहा है, जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है, या फिर आपका चेंज करने से फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, तभी आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करेगा। अच्छा, क्या डेप्रिसिएशन हमेशा फुल ईयर का लगता है? मैम वो तो बिजनेस की वो होती है। और इतने दिन इसमें तो- एसेट यूजली उतने टाइम के लिए ही लगेगा। फॉर द assets for the time period asset is used, है ना, केवल उतने टाइम पीरियड के लिए ही लगता है। तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि क्या डेप्रिसिएशन जो आप लगा रहे हैं वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हैं ना, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने असेट को यूज किया है। लाइक परचेज किया था आपने 7 मंथ्स बाद में, तो 5 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर सेल कर दिया 4th मंथ के अंदर, तो ओनली 3 मंथ्स का ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ऑडिटर को ये चेक करना है, तो इस पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर द टाइम बीइंग the asset is used in business। अच्छा, अगर मान लो कोई एसेट ऐसा है, जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, वो बिल्डिंग मेरा हाफ तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज में आ रहा है और हाफ मेरा पर्सनल यूज के लिए यूज में आ रहा है। तो डिप्रिसिएशन क्या पूरा बिजनेस में क्लेम करते हो या कैसे करते हो? मैम ओनली 50%? यस मैम। है ना। तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि जितना एरिया आपकी एसेट का, जितना एरिया बिजनेस पर्पस के लिए यूज आ रहा है, केवल उतना ही एरिया आपको क्या करना है, डिप्रिशिएशन लगाना है। ठीक है, बाकी के एरिया पे पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो आप उसका डिप्रिसिएशन आपके बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, depreciation is provided only on the assets which is used in business। क्लियर? अच्छा, अब हमें इंश्योरेंस क्लेम भी आप लोगों ने देखा है फिक्स, जब आप लोगों ने 11th क्लास में डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा कि हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाता है अगर लॉस बाय फायर होता है या कुछ भी होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट बना देंगे हम कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको लॉस बाय फायर हुआ है तो वेदर इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड और नॉट, इसकी आपको चेकिंग करनी है। क्लियर? ये सबको पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर फिक्स एसेट्स के? यस मैम। अच्छा, इसके अलावा अभी तक हमने क्या क्या चीजें चेक करी है? देखो, वैल्यूएशन चेक किया, ओनरशिप चेक किया। क्या एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिखा है मैंने अभी तक? नो मैम। है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं किसका बनाऊंगी? एग्जिस्टेंस का बनाऊंगी। ऑडिटर को क्या चेक करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। इस तरीके से आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैंने लिखा परचेज, सेल, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड और फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी आपने कोई भी पॉइंट पढ़ा हुआ है फिक्स एसेट्स के बारे में तो वो सारे पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा असेट्स कितनी टाइप की होती है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट? यस मैम, नॉन करंट। तो ये फिक्स्ड एसेट्स कितने टाइप की होती है? तो इंटेंजिबल और इंटेंजिबल।
टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। तो इंटैंजिबल्स के बारे में हमने कुछ लिखा है क्या अभी? नो मैम, गुडविल, पेटेंट। है ना? तो ऑडिटर को क्या चेक करना होता है? आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी हुई है पूरी, तो गुडविल को हम कब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? हमेशा रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड होती है, सेल्फ जब जनरेटेड, परचेज होती है, सेल्फ Purchase जनरेटेड परचेज होती है, सॉरी यस, जब Self-generated. परचेज्ड होती है ना। तो ऑडिटर शुड चेक कि इंटैंजिबल असेट्स जब आपके बिजनेस में आ रही है, इंटैंजिबल असेट्स इफ शोन इन बैलेंस शीट, है ना, whether it is purchased or not, परचेज्ड और नॉट, है ना, ठीक है। क्योंकि केवल परचेज्ड इंटैंजिबल असेट्स ही हमें बिजनेस में बैलेंस शीट में दिखाने का राइट होता है, सेल्फ जनरेटेड को हम नहीं दिखा सकते। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू AS 26। नो सेल्फ जनरेटेड intangibles should be shown in balance sheet। ओके, तो ये हमने इंटैंजिबल्स के बारे में भी एक पॉइंट लिख दिया। इसके अलावा जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार तो रिजॉइन कर ले। ओके, लेस देन 1 मिनट है, हाँ रिजॉइन कर लीजिए।